ये अच्छी बात नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। स्पर्श बता पाओगे? छठवें गुणस्थानवर्ती मनराज ऊपर के गुणस्थान में जाएंगे तो कौन से गुणस्थान में जाएंगे? गलती हो तो कुछ बिगड़ता नहीं, पढ़ा हो तो अच्छा ही है। 7वें गुणस्थान में जाएंगे। माँ तो 7वें में जाएंगे या अन्य किसी गुणस्थान में जाएंगे? 7वें में जाएंगे बस। मैं क्या पूछ रहा हूँ, माँ तो 7वें में जाएंगे या 7वें को छोड़कर अन्य गुणस्थान में भी जाएंगे? मात्र 7वें में जाएंगे। बहुत बढ़िया, बैठिए। मात्र 7वें गुणस्थान में ही गमन करेंगे। अब ऊपर गमन करने की बात तो हो गई। अब उनका गमन ऊपर ही हो यह अनिवार्य नहीं है, नीचे भी गमन हो सकता है। तो नीचे गमन का पूरा क्रम व्यवस्थित से निर्दोष रीति से जो बताएगा उनसे मैं सुनूंगा। फिर से निर्दोष रीति से बताने वाला चाहिए विद्यार्थी। छठवें गुणस्थान से नीचे गमन कौन कौन से गुणस्थान में होगा, ये निर्दोष कथन चाहिए, सदोष नहीं, निर्दोष कथन चाहिए। वैभव बताएगा? वैभव वैभव मैं वैभव बताया, वैभव बोला। हाँ, थोड़ा गलती हो जाए तो बिगड़ता नहीं है। हाँ, छठवें से जब मुनिराज 7वें से छठवें में आते हैं, फिर अगर उनका आत्मा से चित होते हैं, आत्मा से चित होते हैं तो वो 5वें में भी जा सकते हैं, चौथे में भी जा सकते हैं, तीसरे में भी, और दूसरे में आते हैं। दूसरे में आने पर वो पहले में जाते ही जाते हैं। पूरा बता दो। बताया, जितना बताया उतना सही बताया। फिर से बोलो। छठवें से 5वें में भी जाते हैं, हाँ छठवें से चौथे में भी जाते हैं, हाँ छठवें से तीसरे में भी जाते हैं, हाँ, छठवें से दूसरे में भी जाते हैं, और दूसरे में आने के बाद वो पहले में भी जाते हैं। अच्छा बता दिया। अब इसमें जो अपवाद वगैरह हैं, कुछ नियम हैं, बैठिए, अच्छा बता दिया। अब इसमें कुछ अपवाद भी है। छठवें से इन गुणस्थानों में ये मुनिराज जाएंगे ही नहीं। ऐसे छठवें गुणस्थानवर्ती कुछ मुनिराज हो सकते हैं कि जो इस गुणस्थान से नीचे जाएंगे ही नहीं, पक्का नियम। छठवें गुणस्थान से इस गुणस्थान में मुनिराज जो इस पात्रता के हैं वे नीचे जाएंगे ही नहीं। खड़े होके बोलना चाहिए, खड़े होके बोलना चाहिए। समय दृष्टि पूरे वाक्य में बोलना चाहिए, पूरे वाक्य में बोलना चाहिए। पूरा वाक्य बोलो ना। समय दृष्टि। देखो कितनी सुलभ बात मैं बोल रहा हूँ। पूरे वाक्य में बोलो भाई। क्षायिक समष्टि एक शब्द हो गया, पूरे वाक्य में बोलो ना। पूरा वाक्य नहीं, नहीं बैठने के कहा नहीं मैं। पूरे वाक्य में बोलो। क्वेश्चन ये है, कौन सा जीव किस अनुष्ठान से नीचे नियम से जाएगा ही नहीं? समय दृष्टि नीचे नहीं जाएगा। देखो पूरा वाक्य समझदारी से बोलना चाहिए। क्षायिक समष्टि, समय दृष्टि। हाँ, नहीं हंसना अच्छा नहीं। पूरा वाक्य बोलो ना। पूरा वाक्य बोलो। समय दृष्टि चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं जाएगा। बस इतनी सी बात है। थोड़ा हंसना बंद करोगे तो सब आएगा तुम्हें। मात्र जीवन का हास्य बनाना ठीक नहीं है। बैठो। जो क्षायिक समष्टि मुनिराज है वे चौथे अनुष्ठान से नीचे जाएंगे ही नहीं, लेकिन छठवें से चौथे में जा सकते हैं, आ सकते हैं, पांचवें में जा सकते हैं। ने श्रद्धा की अपेक्षा से क्षायिक सम्यक तो है,
तो चौथे से नीचे जाएंगे ही नहीं। अच्छा, दूसरे में कौन जाएंगे? दूसरे में छठवें गुणस्थानवर्ती दूसरे में जाएंगे तो सही, लेकिन कौन जाएंगे? बोलो अभिषेक। छठवें से कौन से मुनिराज दूसरे में जाएंगे? छठवें से दूसरे गुणस्थान में क्षायक समय दृष्टि नीचे नहीं जाएंगे, मतलब नीचे आएंगे। औपशमिक। छठवें से दूसरे गुणस्थान में कौन से मुनिराज जाएंगे? औपशमिक मुनिराज नहीं। बोलो। छठवें से दूसरे गुणस्थान में औपशमिक मुनिराज जाएंगे। औपशमिक मुनिराज ऐसा नहीं, सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दृष्टि। पूरा बोलो ना। छठवें से औपशमिक सम्यक दृष्टि दूसरे गुणस्थान में जाएंगे। कौन से गुणस्थान में? दूसरे। हाँ, बराबर। छठवें से जो बैठी औपशमिक सम्यक दृष्टि है वे ही दूसरे में जाएंगे, अन्य कोई मुनिराज दूसरे में जाएंगे ही नहीं। न क्षायक सम्यक दृष्टि जाएंगे, न क्षायिक सम्यक दृष्टि जाएंगे। अब सामान्य कथन ये होगा, छठवें से पाँचवें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में गमन होगा। यह सामान्य कथन हो गया। इसमें ही विशेष कथन, इधर देखना सभी, उसमें ही विशेष कथन क्षायिक समय दृष्टि छठवें गुणस्थानवर्ती चौथे से नीचे नहीं जाएंगे। औपशमिक समय दृष्टि छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज दूसरे में जा सकते हैं, और क्षौपशमिक समय दृष्टि छठवें से दूसरे गुणस्थान को छोड़कर सभी गुणस्थानों में जा सकते हैं। देखो, अपनी बुद्धि की ऐसी शैली होना चाहिए, ऐसी पद्धति होना चाहिए, फटाफट पकड़ में आ जाए, तत्काल पकड़ में आ जाए। पकड़ में आने लायक आपकी बुद्धि है, विशेषता है, ये वो विशेषता व्यक्त करने की क्षमता भी चाहिए, भावना भी चाहिए। अब हमने ये देखा, ऊपर जाएंगे तो सातवें में ही जाएंगे, अन्य गुणस्थानों में नहीं जाएंगे। नीचे गमन होगा तो सामान्य कथन ऐसा, पाँचवें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले गुणस्थान में भी गमन हो सकता है। और विशेष अपेक्षा से ऐसा, क्षायिक प्रमत्तविरत गुणस्थानवर्ती मुनिराज चौथे गुणस्थान से नीचे जाएंगे ही नहीं। औपशमिक समष्टि प्रमत्तविरत मुनिराज दूसरे गुणस्थान में जा सकते हैं, जाएंगे ऐसा नहीं बोलना, जा सकते हैं। और क्षौपशमिक समष्टि मुनिराज पाँचवें में, चौथे में, तीसरे में, पहले में, दूसरे में नहीं जाएंगे। देखो, किताब देखे बिना आपने पढ़ा हो तो धन्यवाद है, नहीं पढ़ा हो तो भी आपको गमनागमन का विषय पूरा समझ में आ गया। अब मैं छठवें गुणस्थानवर्ती प्रमत्तविरत गुणस्थानवर्ती मुनिराज यदि वहाँ रहेंगे, छठवें गुणस्थान में ही रहेंगे, तो कम से कम कितना काल रहेंगे? देखो, इतना उतावलापना क्यों करना? मैं व्यक्तिगत पूछता ना, आपने हमारा प्रश्न ही व्यर्थ गंवा दिया। मैं प्रश्न पूछता, फिर आप उत्तर देते तो अच्छा रहता। अब बोल ही दिया तो मैं उसका ही खुलासा करता हूँ। छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज छठवें में ही रहेंगे तो मात्र एक समय ही रह सकते हैं। कैसे? बोलो बोलो। नीचे देखोगे, मैं किससे पूछूं? नीचे देख के नहीं बैठना, नीचे देखते हुए नहीं बोलना, बैठो, नीचे देखना नहीं। छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज एक ही समय छठवें गुणस्थान में कब और कैसे रह पाएंगे? सुनना है बराबर। एक बार ही बोलूँगा,
उत्तर आप लोगों में से प्रत्येक को आना चाहिए। कोई मुनिराज सात्विक अनुष्ठान से शुद्धोपयोग से च्युत होकर एक समय मनुष्य आयु रही और छठे में आ गए। सात्विक अनुष्ठान से छठे में आते समय एक समय ही आयु रही मनुष्य आयु, और छठवें में आ गए, एक समय जीवन रहा, मरण हो गया। इस अपेक्षा से छठवें अनुष्ठान का काल, जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल एक अंतर मुहूर्त है, यथायोग्य एक अंतर मुहूर्त। एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान भी होता है, और तीसरे अनुष्ठान का जो लघु अंतर मुहूर्त है वो भी अंतर मुहूर्त ही है, लेकिन यथायोग्य अंतर मुहूर्त, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो अंतर मुहूर्त झलका है वह अंतर मुहूर्त। यानी छठवें अनुष्ठान का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल यथायोग्य एक अंतर मुहूर्त, और एक समय से लेकर यथायोग्य अंतर मुहूर्त के बीच में जो काल के भेद बनेंगे वे सभी मध्यम काल के भेद हैं। हो गया बराबर? मध्यम काल के भेद है। अब गमनागमन हो गया, काल हो गया, अब सम्यक अपेक्षा विचार कौन बताएगा पूरा? छठवें अनुष्ठान श्रद्धा अपेक्षा किस किस प्रकार का हो सकता है? श्रद्धा अपेक्षा छठवें अनुष्ठान का स्वरूप कैसा होगा? बोलो। माइक दे दो भाई। छठवें गुण स्थान में तीनों सम्यक्त हो सकते हैं, औपसम्यक, छायक और छायोपसम्यक। बहुत बढ़िया। छठवें अनुष्ठान में तीनों सम्यक्त रह सकते हैं। औपसम्यक सम्यक्त भी रह सकता है, क्षायोपसम्यक सम्यक्त भी रह सकता है, क्षायिक सम्यक्त भी रहने में कुछ बाधा नहीं। अब चारित्र अपेक्षा से विचार हमें करना है। कल थोड़ा मैंने कहा था, लेकिन अब आप लोग कहोगे छठवें अनुष्ठान के मुनिराज के, भावलिंगी मुनिराज के कौन सा चारित्र होगा, उस चारित्र का नाम क्या रहेगा? उस चारित्र का नाम क्या रहेगा? सकल चारित्र। बराबर है, गलत नहीं, लेकिन मैं थोड़ा गुणस्थान की अपेक्षा से कर्म सापेक्ष जानना चाहता हूँ। प्रमत्त व्रत ये भी सही है, कर्म सापेक्ष जानना चाहूँगा उनको। सकल संग ये भी चरणान्व की अपेक्षा हो गया। देखो कैसी अपेक्षा है। हाँ, क्षायोपसम्यक चारित्र, ये बराबर है, क्षायोपसम्यक चारित्र होगा। मयूर, गंभीर होना। हम गंभीरता से पढ़ा रहे हैं, अनंत सर्वज्ञ भगवान की वाणी हम समझा रहे हैं। हंसना करना अच्छा नहीं है। आपके जीवन में यथा योग्य समय पर गंभीरता आवे, ये मैं सबके सामने अपनी भावना प्रकट करता हूँ। गंभीरता भी चाहिए मनुष्य को। मात उथलापन अच्छा नहीं है। हाँ, क्षायोपसम्यक चारित्र होगा। अब क्षायोपसम्यक चारित्र होगा तो क्षायोपसम्यक चारित्र का कर्म सापेक्ष कैसा कथन करोगे? क्षायोपसम्यक चारित्र होगा, ये बात तो सही, लेकिन कर्म सापेक्ष कथन कैसा करोगे? कथन करने की क्षमता होना ये भी स्वतंत्र क्षमता है, समझाने की क्षमता होना चाहिए। बोलोगे बराबर? क्या तुम्हारा नाम? सिद्धार्थ। कहाँ के हो? मुंगावली। बोलो, दे दो भाई। छठवें गुण स्थान में देशघाती स्पर्धाओं के उदय होने के कारण छायोपसम्यक चारित्र होगा, क्योंकि वहाँ पे संज्वलन कषाय का उदय है इसलिए। और छायोपसम्यक चारित्र तब होता है जब देशघाती स्पर्धाओं का अकेला उदय हो तब। ये तो आपका उत्तर
आधा आधा बराबर है, लेकिन बाकी के सर्वघाती का क्या होता है ये भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन क्षारोपशम चारित्र में देश का उदय रहता है, ये बात तो सही। सर्वघाती स्पर्धकों का क्या होता है ये भी बताना चाहिए। वर्तमानकालीन देशघाती सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम होता है। और वर्तमानकालीन इस पर देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। बराबर है, लेकिन आपने सामान्य कथन किया जो उदयाभावी क्षय सदावस्था उपशम कौन कौन से कर्मों का होता है ये बताना चाहिए। इतना सामान्य कथन हमें मान्य नहीं है। नाम के साथ कौन से कर्म का? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण। बोलो बोलो, पूरा बोलो ना। इन तीनों का सदावस्था रूप उपशम और भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय रहता है। उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय नहीं रहता। फिर से बोलो। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इन तीन कसाय चौकड़ियों का सदावस्था रूप उपशम रहता है। ऐसा है, बैठिए, मैं पूरा बोलता हूँ, सुनो। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण तीनों बोलोगे तो कोई बाधा नहीं, अथवा दो भी बोल सकते हो। अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का सर्वघाती वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इनके ही भविष्य में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धकों का सदावस्था रूप उपशम और वर्तमानकालीन संजन के देशघाती है उनका उदय। ऐसा स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्टता न रहे। कौन बोलेगा? बोलोगे? बोलो। हर एक को आना चाहिए। प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का वर्तमानकालीन सर्वघाती प्रकृति का उदयाभावी है, उन्हीं के भविष्य में उदय आने योग्य सदावस्था रूप सर्वघाती सदावस्था रूप उपशम और देशघाती वर्तमानकालीन देशघाती प्रकृति संजलन का कषाय का उदय, तीव्र उदय। अच्छा, हाँ भाई, अब क्षारोपशम चारित्र का भी हमें निर्णय हो गया। देखो, इसमें समझना इतना, जो तीर्थंकर होने वाले मुनिराज हैं उनके जीवन में भी ऐसा ही स्वरूप रहेगा। फिर से बोलता हूँ, तीर्थंकर के लिए कुछ छूट नहीं है। तीर्थंकर होने वाले मुनिराज हो तो उनके भी चारित्र का स्वरूप ऐसा ही रहेगा, अन्य कोई स्वरूप उनका भी नहीं है। अब क्या रह गया? चारित्र अपेक्षा विचार हो गया, गमनागमन हो गया, संयुक्त अपेक्षा विचार हो गया, चारित्र अपेक्षा काल, परिभाषा। अब परिभाषा लेंगे, किताब दे दो। परिभाषा में किन शब्दों में बात कही है वो हमें देखना है। सभी पहले परिभाषा के लिए 6वां गुणस्थान निकालिए। 143 142 पेज पर नीचे गाथा है, उस गाथा के आधार से 143 पेज पर परिभाषा है। मैं यहाँ से कहूँगा, जो वितराग परिणाम सम्यक्त और सकल वतों से सहित हो, किंतु संजोन कषाय और नौ कषाय के तीव्र उदय निमित्त प्रमाद सहित हो, उसे प्रमत्त विरत गुणस्थान कहते हैं। एक बार बोलिए।
और एक बार। कुछ विद्यार्थी थोड़ा सा अधिक गति करना चाहते हैं, ये मुझे पसंद तो नहीं। तुम्हारी थोड़ी गति तीव्र होती है, मंद होना चाहिए। हाँ भाई, यहाँ ब्रैकेट में दिया है 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरक पढ़ना। अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, अप्रत्यक्षण कषाय चौकड़ी, प्रत्यक्षण कषाय चौकड़ी। बोलते समय इसी क्रम से बोलना, अन्य क्रम से नहीं। क्रम से बोलने में अपने पास व्यवस्थित ज्ञान हो तो विद्यार्थी क्रम से बोल सकता है। कोई ऐसा भी बोलेगा प्रत्याख्यानावरण, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, बात कुछ असत्य नहीं है, लेकिन ये बोलना समझदारी आदमी का काम नहीं है। समझदारी आदमी का काम ये है क्रम से अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी, अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी, प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी, तीनों कषाय चौकड़ी के अभावपूर्वक विहित रखता है। और यहाँ क्या बताते हैं, सम्यक्त और सकल वतोष्य सहित। सकल वतोष्य सहित बताना तो ठीक है, सम्यक्त सहित क्यों बताया? देखो, आपको थोड़ा ज्ञान हो। वर्तमान काल में अपने ही मित्र परिवार के जो कांजी स्वामी को नहीं मानते अथवा जयपुर के कथन को अनुकूल नहीं समझते, वे सम्यक्त 7वें में कहते हैं। सम्यक्त तो 7वें में होता है।